Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 15 December 2023 and like every day मैं हूं आपके साथ some current affairs topics लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC and state PCS. But किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, if there is current affairs in its syllabus then you can go with this session, you can complete this session. आपको बहुत ही अधिक benefit मिलने वाला है. So be with me till the last of this session. India imposes onion export ban. Recently, the Director General of Foreign Trade (DGFT) announced a ban on onion exports until March 2024. तो मार्च 2024 तक इंडिया से बाहर ओनियन का एक्सपोर्ट नहीं होगा. देयर वुड बी अ ब्लैंकेट बैन, जिसके खिलाफ इंडियन फार्मर्स ने, कुछ महाराष्ट्र के फार्मर्स ने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर एक प्रोटेस्ट भी किया था, रास्ता रोको. एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था डीजीएफटी के द्वारा, इन विच द एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ ऑनियंस वाज चेंज्ड फ्रॉम फ्री टू प्रोहिबिटेड. करंट सप्लाई शॉर्टेज. अभी जो सप्लाई का एक शॉर्टेज आ गया था, हाल ही में आपने सुना होगा कि ऑनियन प्राइस में एक बहुत ही बड़ा उछाल आया था. तो वो क्यों आया था? बिकॉज जो डिप्लेशन हो गया था 2022-23 का जो रबी सीजन था, उसका डिप्लेशन बहुत ही जल्दी हो गया. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 2023 का जो खरीफ आउटपुट है वो बहुत ही कम आने वाला है. तो इस कारण से गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ऑनियन का सप्लाई शॉर्टेज ना कर जाए, सप्लाई कम ना हो जाए, कहीं प्राइस ऊपर ना भाग जाए. दैट्स वाई यहाँ पर एक ब्लैंकेट बैन लगाया जा रहा है एक्सपोर्ट पर, ऑनियन के एक्सपोर्ट पर. ऑनियन ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने अपने स्टॉक लिमिट जो है, वीट के लिए जो स्टॉक लिमिट प्रिस्क्राइब किया जाता है इंडिया के होलसेलर्स को और रिटेलर्स को, उसको भी कम किया गया है. यानी कि होलसेलर्स अब 1000 टन से ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं. एट द सेम टाइम रिटेलर्स भी 5 टन से अधिक रिटेल स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं. उन्हें 5 टन से कम ही रखना है स्टॉक करके, और 1000 टन से कम ही रखना है स्टॉक करके. ऐसा गाइडलाइन उनके द्वारा जारी कर दिया गया है. की फैक्ट्स अबाउट ओनियन अगर देखें हम, तो ओनियन इज एन इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज ग्राउंड वर्ल्ड वाइड, और क्लिनरी पर्पज और इसके अलावा मेडिसिनल वैल्यूज के कारण ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है. इंडिया में तो नॉनवेज बिना ऑनियन के हो ही नहीं सकता है, चाहे वो नॉनवेज किसी भी तरह का हो. ऑनियन तो उसमें एकदम मस्ट ही मस्ट है, सबको पता है इस बारे में. चाहे आप नॉनवेज खाते हो या ना खाते हो, लेकिन ऑनियन की महिमा से कोई वंचित तो नहीं है इंडिया में. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन आफ्टर चाइना. तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ओनियन का, सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया है. महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द मेजर ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. Maharashtra ranks first with a share of 42.53%, followed by Madhya Pradesh with a share of 15.16%. थर्ड एडवांस एस्टिमेट, ये 2021-22 का डाटा है. और जिस साल फार्मर्स ने एक कमाल करके दिखाया था, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था बहुत ही बड़ा बूस्ट उसमें दिखा था, क्योंकि और सारे सेक्टर तभी डाउन चले गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. तो ये उस समय का डाटा है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2018 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है. ओके, with reference to the provisions made under the NFSA 2023, consider the following statements. बिकॉज फूड से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ये टॉपिक था, इसलिए क्वेश्चन हमने फूड से रिलेटेड ही चुना है. द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स. क्या ये सही है? द इल्डेस्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स और एबव shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. Pregnant women and lactating mother are entitled to a take-home ration of 1600 calories per day during pregnancy and other 6 months and for 6 months thereafter. तो इसमें बताना है आपको 1 and 2 सही है या ओनली 2 सही है, या फिर 1 and 3 ओनली सही है या 3 ओनली सही है. इन चारों में से कौन सा सही है? तो देखो, इसके लिए एक बार हमें देखना पड़ेगा कि एनएफएसए का एक क्विक लुक ले लेते हैं. उस क्वेश्चन के लिए ही हम ऐसा करेंगे, और इसी टॉपिक को देखते देखते वो क्वेश्चन बन जाएगा. एनएफएसए 2013 में लाया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड टू पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस. फूड सिक्योरिटी इज द सेंट्रल आइडिया behind the introduction of this act. Certain provisions of the NFSA, जिसके बारे में हमें जानना है, to provide comprehensive coverage to the people under the targeted public distribution system TDPS.
intends to provide 60,000 rupees as maternity benefit to all lactating mother and pregnant women। तो देखो, जो भी लैक्टेटिंग मदर है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको 60,000 रुपीज़ का मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा एनएफएसए की तरफ से। वो डायरेक्ट उन्हें राशन दे दिया जाएगा, फूड दे दिया जाएगा, या फिर उसको उसके लिए कुछ मनी दिया जाएगा, लेकिन 60,000 का उन्हें हेल्प दिया जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो जाता है अगर हम डायरेक्ट प्रोविज़न की बात करें। तो प्योर प्रोविज़न में वैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि 1600 कैलोरीज पर डे के हिसाब से उनको कुछ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 60,000 का मैटरनिटी बेनिफिट्स उनको मिलेगा। एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, the head of the household should be the eldest woman in order to get the ration card issued. The women should be of or above age 18 years। तो ये वाला जो एक कंडीशन है, ये वाला जो एक प्रोविज़न है एनएफएसए का, ये ऑप्शन बी से हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, द एल्डेस्ट वुमेन इन ए हाउस होल्ड ऑफ 18 ईयर्स और एबव शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ ए राशन कार्ड। तो यहाँ देखो, ये जो बी ऑप्शन है ना, यही लग रहा है कि यही सही होगा, बिकॉज वन भी यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन की कोई बात ही नहीं हो रही है। सीधी सी बात है कि अगर किसी हाउस में जो हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड है वो विमेन है और वो 18 या 18 से एबव की एज की महिला है, तो राशन कार्ड मिल जाएगा। यहाँ बीपीएल का कोई कंडीशन लेआउट करके नहीं दिया गया है। विलेज कमेटी विल बी एस्टैब्लिश टू कीप अ चेक ऑन द प्रोग्रेस एंड एक्टिविटीज़ एंड टू इनेबल ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी विलेज कमेटी को दी जाएगी। अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू फूड सिक्योरिटी अलाउंस इन द केस वेयर द रिक्वायर्ड फूड सप्लाईज वर नॉट हैंडेड ओवर। तो अगर किसी व्यक्ति को फूड सिक्योरिटी अलाउंस नहीं मिलता है, तो उस केस में अगर वो व्यक्ति पूरा एलिजिबल है, देन द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ फूड सिक्योरिटी अलाउंस। तो उसे फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन बी ही आएगा सही, कि ओनली जो दूसरा स्टेटमेंट है वही सही आ रहा है। रिसेंटली रणथंभौर नेशनल पार्क के एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान किया है कि जितने भी सफारी व्हीकल्स होंगे उन्हें जीपीएस के द्वारा एक स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग किया जाएगा उन पर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक न्यूज हो जाता है, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके एग्जाम में कि किस नेशनल पार्क ने रिसेंटली जीपीएस सिस्टम के द्वारा सफारी व्हीकल्स को मॉनिटर करने का प्लान बनाया है। द आंसर इज रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उन्हें भी हमें जान लेना चाहिए। इट इज़ लोकेटेड इन द सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न राजस्थान। तो राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये यहाँ लोकेटेड है। दिस इज़ द लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन फ्रॉम द गूगल मैप। इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द अरावली एंड द विंध्या हिल रेंजेज। तो अरावली रेंजेस तो इस तरह से यहाँ पर रेंज है इसका, जो कि वर्ल्ड का सबसे पुराना 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये माउंटेन रेंज है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैटन। एंड जो विंध्या रेंज है वो कुछ इस तरह से है। तो इसका कुछ आर्म यहाँ पर कन्वर्ज होता हुआ जंक्शन मिलता है जहाँ ये पार्क है। इट वॉज द फॉर्मर हंटिंग ग्राउंड्स ऑफ द महाराजाज ऑफ जयपुर। इट derives इट्स नेम फ्रॉम द रणथंभौर फोर्ट सिचुएटेड विद इन इट्स precincts। अगर आगे बात करें तो 1 नवंबर 1980 was the day when Ranthambore was declared a national park, while the forests located beside it were named Savai Mansingh Sanctuary and Kela Devi Sanctuary। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ रग्ड terrain, डेंस फॉरेस्ट है, लेक्स है, एंड एंशियंट ruins भी यहाँ बहुत सारे हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि राजस्थान राजाओं का स्थान, यहाँ पर किले हैं और उसके उतने ही ज़्यादा ruins भी हैं, खंडहर भी हैं। वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन ऑफ द रणथंभौर इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस एंड ट्रॉपिकल थॉर्न टाइप ड्यू टू इट्स हिली ट्रैक्ट। वाटर इज कन्फाइंड, वाटर बहुत ही कम है यहाँ पर, और कन्फाइंड टू नैरो वैलीज एंड सम लेक्स। रिवर्स की बात करें तो चंबल रिवर इन द साउथ एंड द बनास रिवर इन द नॉर्थ बाउंड द पार्क। एक बार मैप अगर इसके फिजिकल मैप को देखना चाहें तो वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ है ये रहा फिजिकल मैप। तो ये जो लोकेशन है ना, ये है एग्जैक्ट लोकेशन रणथंभौर नेशनल पार्क का। और इसके नॉर्थ में आपको दिखेगा बनास रिवर और इसके साउथ में आपको दिखेगा चंबल रिवर। तो ये दोनों जो रिवर है ये इसका मेन वाटर बॉडी है, यहीं से इसका वाटर सप्लाई इसको मिलता है। जो भी इसमें वाइल्ड लाइफ है उसका वाटर का जो सप्लाई है वो इन्हीं दिनों दोनों रिवर से कंप्लीट होता है।
फ्लोरा की बात करें तो द मोस्ट डोमिनेंट प्लांट इज द धोक. This tropical tree constitutes more than three-fourths of the vegetation of this national forest. Apart from the dhok trees, the other prime trees in this park are banyan, पीपल एंड नीम. एंड फौना की बात करें तो जो हमारे बुक में हमने अब तक पढ़ा है वो सारे यहाँ मिल जाएंगे. बंगाल टाइगर और मेजर वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूड द लियोपार्ड, नीलगाय, वाइल्ड बोर, सांबर, हियना, स्लॉथ बियर एंड चीतल. तो ये सारे यहाँ के फौना हैं. और फ्लोरा जो थोक ट्री है, बनियान, पीपल, नीम. और ये कैसा फॉरेस्ट है तो पूरा डेंस है. ओके, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है. इनेक्ट पार्टनरशिप. रिसेंटली 6 न्यू कंट्रीज एंड अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी. यूनाइटेड नेशन एजेंसी यहाँ पर कहा जा रहा है UNEP को. ओके, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ज्वाइंट द इनेक्ट पार्टनरशिप. तो एक इनेक्ट पार्टनरशिप करके एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अलोंग विद जर्मनी एंड इजिप्ट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था. याद रखना, जो इनेक्ट पार्टनरशिप है उसके इंट्रोडक्शन में जर्मनी, इजिप्ट एंड IUCN का बहुत बड़ा रोल है. लेकिन जब पूछा जाए कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन हैं तो याद रखेंगे कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, मालावी, नॉर्वे, साउथ कोरिया दैट इज रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्लोवेनिया एंड दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स. ओके, जिन नामों के ऊपर ये टिक लगा हुआ है, 2000 फाउंडिंग मेंबर्स. और जो 6 कंट्री इस साल यानी कि जस्ट एक साल बाद, इस साल COP28 हुआ है, आप सब जानते हैं. और COP27 में इसे शुरू किया गया था इनेक्ट पार्टनरशिप को. और इनेक्ट पार्टनरशिप जब शुरू हुआ था तो इसमें कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे तो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, अलॉन्ग विथ जर्मनी एंड इजिप्ट भी अगर गिनती करें तो 9 हो जाते हैं, परहैप्स 9. तो ये जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, इजिप्ट, कनाडा, यूरोपियन यूनियन कंट्री नहीं है, कंट्री का एक यूनियन है. ओके, तो मेंबर्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 कंट्रीज हमें यहाँ दिख रहे हैं कि 9 मेंबर्स हमें यहाँ दिख रहे हैं. ओके, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं. इस साल 6 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है. दोज आर फ्रांस, बेल्जियम, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो इन 6 कंट्री ने इस COP28 में इसे ज्वाइन करते हैं. और UNEP भी इसे ज्वाइन करता है. दैट मीन्स इस साल 7 मेंबर्स बढ़े हैं इसमें. इसका काम क्या है, इसका क्या गोल था, इसको जब इनिशिएट किया गया था इस इनिशिएटिव को, इनेक्ट पार्टनरशिप को, तो इसका गोल क्या था. इसका गोल है कि 1 बिलियन पीपुल, 1 अरब लोग हैं जो अभी क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा अभी एडवर्स सिचुएशन में है. इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है क्लाइमेट चेंज ने. उन 1 बिलियन पीपल को उनके जो भी खतरे हैं, आने वाले खतरे हैं, उन खतरों को कम किया जाए, यानी कि उन 1 बिलियन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, ऐसा कह के शुरू किया गया था. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि समुद्र के चारों समुद्र यानी कि आइलैंड कंट्रीज हैं. जैसे मालदीव. तो मालदीव को हमेशा खतरा रहता है कि जो सी का जो वाटर लेवल है जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा तो इनका जो कंट्री है, इनका जो आइलैंड कंट्री है वो धीरे धीरे डूबता चले जाएगा. तो एक समय आएगा कि ये लोग बाढ़ से ही सारे के सारे मारे जाएंगे. ये इनको डर है, अपने कंट्री के खोने का डर है. दैट्स वाई ये लोग हमेशा प्रोटेस्ट भी करते हैं. और इनेक्ट पार्टनरशिप भी ऐसे ही 1 बिलियन पीपल को जो क्लाइमेट के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण अभी जिनका एग्जिस्टेंस खतरे में है, उनको डेडिकेटेड ये पार्टनरशिप है. इसका जो फर्स्ट रिपोर्ट आने वाला है, फर्स्ट पब्लिशिंग, उम्मीद है 2024 के अर्ली 2024 में ये रिलीज होने वाला है. और इस पार्टनरशिप का एक और गोल है कि 2.4 हेक्टेयर का जो इकोसिस्टम है जो कि बहुत ही कार्बन रिच है, तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उसको भी बचाया जाए. तो ये सारे गोल और इनिशिएटिव के साथ ये इनेक्ट पार्टनरशिप शुरू हुआ था COP27 में. शर्म अल शेख इजिप्ट में शुरू हुआ था. आप सबको ये याद रहना चाहिए, बार बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि COP27 कहाँ हुआ था. तो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था और ये 2022 में हुआ था. ऑब्वियस सी बात है 2023 में COP28 हो रहा है. तो ओके, आई होप द कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर. ओके, बर्ड सेंचुरी. अगेन दिस ईयर ऑल्सो कजू वैली बर्ड सेंचुरी इज इन न्यूज. इसके न्यूज में होने का अपना एक यूनिक रीजन है बिकॉज ये एक वेटलैंड है
और यहाँ वर्ल्ड के बहुत ही वंडरफुल बर्ड्स आते हैं विंटर में एज ए माइग्रेटरी स्पेसीज। और इस साल भी यहाँ हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिले हैं जो अब कजुवेली बर्ड सेंचुरी में पहुँच रहे हैं। सो हम देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो ये कज्जू वैली जो बर्ड सेंचुरी है, सबसे पहले तो ये जान लो कि इस साल जनवरी 2023 में इसे बर्ड सेंचुरी का जो एक नोशन मिला था, आइडेंटिफाई किया गया था इसे एक बर्ड सेंचुरी के रूप में, ये जनवरी 2023 से हुआ है। एंड 2001 से ही है, अबाउट 23 ईयर्स एगो, 22 ईयर्स एगो इसके सदर्न पार्ट को रिजर्व कर लिया गया था फॉर इन्वायरमेंटल पर्पज। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और माना जाता है कि आने वाले समय में दिस इज अ पोटेंशियल रामसर साइट। ओके, ये रामसर साइट डिक्लेयर हो ही जाएगा। एंड इट इज वन ऑफ द 16th, ये 16वां बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु का। इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। It has been declared as bird sanctuary by MOEFCC in January 2023, and since 2001, the southern part of this bird sanctuary has been reserved for environmental regions. It is located in the state of Tamil Nadu. विल्लू पिल्लई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहीं यहाँ ये सिचुएटेड है। विल्लुपुरम, आई एम सॉरी, विल्लुपुरम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं ये लोकेटेड है। और मैप में अगर इसे जूम इन करके देखा जाए तो कुछ इस तरह का ये दिखेगा यहाँ। ओके, सो दिस इज द कजुवेली बर्ड सेंचुरी। तो कजुवेली वेटलैंड्स बर्ड सेंचुरी, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक फैला हुआ है। ओके, द लेक इज कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल बाय द उप्पुकल्ली क्रीक एंड द यद्दायंथिथु एस्चुरी and is visited for nesting by migratory birds on the Central Asian Flyway. कई सारे बर्ड्स तो यहाँ पर आर्कटिक ओशियन से भी आते हैं। ओके, सदर्न पार्ट ऑफ द वेटलैंड हैज़ बीन रिजर्व्ड लैंड सिंस 2001, मैंने पहले आपको कह दिया। इट इज़ लिस्टेड ऑन वन ऑफ तमिलनाडुज 141 प्रायोरिटाइज्ड वेटलैंड्स। तो 16th बर्ड सेंचुरी है और इसके अलावा ये 141 प्रायोरिटाइज्ड लैंड जो है, वेटलैंड्स जो है तमिलनाडु का, उसमें से ये एक है और पोटेंशियल रामसर साइट है। कजुवेली हैज वेरिड हैबिटेट्स इंक्लूडिंग स्लोपिंग wetlands preferred by shore birds, darters, and waders. Birds on floating vegetation and open grassland preferred by different species of birds and fauna. The lake has a feeding ground for long distance migrants from the cold subarctic regions of Central Asia and Siberia, including black-tailed godwits, Eurasian curlew. I'm sorry if I can't pronounce it well. वाइट स्टॉक, रफ एंड जुनलिन। इसके अलावा एक और बात जान लो कि जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया का ये दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है आफ्टर पुलिकट लेक इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट लेक है वो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट है और वेटलैंड है। और अगर ये जो कजुवेली बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये पोटेंशियल रामसर साइट है, अभी इसे डिक्लेयर नहीं किया गया है। हो सकता है नेक्स्ट जो लिस्ट आए रामसर साइट का तो उसमें इसका नाम फिर से उसे जोड़ दिया जाए। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड है साउथ इंडिया का। आई होप दिस वाज द होल क्रक्स ऑफ द न्यूज अबाउट कजुवेली बर्ड सेंचुरी। स्टूडेंट्स, दिस इज अ काइंड ऑफ सैड न्यूज कमिंग फ्रॉम जाम्बिया। जाम्बिया, a country of Africa. Recently, the WHO has reported a significant anthrax outbreak in Zambia. जाम्बिया के 10 प्रोविंसों में से 9 प्रोविंस में ये बीमारी फैल चुका है। ये बीमारी जो होता है यूजुअली 1 day to 2 months पोस्ट कॉन्टैक्ट आता है और इसका काउज है बैसिलस एंथ्रेसिस। रिस्क फैक्टर क्या है, कैसे ये बीमारी ज़्यादा पनप सकता है, तो कहा जाता है कि ये एनिमल यानी कि डोमेस्टिक एनिमल से ज़्यादा फैलता है। तो वर्किंग विद एनिमल्स, ट्रैवलर्स, पोस्टल वर्कर्स, मिलिट्री पर्सनल्स, तो यहाँ मेन होता है वर्किंग विद एनिमल्स। ठीक है, ये कैसा डिजीज़ है, तो इन्फेक्शस डिजीज़ है। एक स्किन में जब एंथ्रेक्स का डिजीज स्टार्ट होता है तो ये इस तरह से दिखना शुरू होता है, ये जो लंप है स्किन पर ये इसी तरह से दिखना शुरू होता है।
ब्लैक एस्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रैक्स आपको यहाँ पर शो किया गया है। दिस इज ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम विकीपीडिया। सिम्टम्स क्या होता है, तो स्किन फॉर्म स्मॉल ब्लिस्टर विथ सराउंडिंग स्वेलिंग, कुछ यहाँ पर सूज सूज कर एक ब्लिस्टर टाइप का ब्लैक एक घाव के जैसा आपको देखने को मिलेगा। इनहेलेशनल फॉर्म फीवर आ जाएगा, अगर ब्रीदिंग की बात करें तो फीवर आ जाएगा। चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। इंटेस्टाइनल फॉर्म भी इसका होता है, नोजिया यानी कि जो मतली जैसी छाने लगती है, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। और इंजेक्शन फॉर्म की बात करें अगर तो फीवर, एब्सेसिस ये देखने को मिलता है। यानी कि इसे आप 3 तरह से फ़ील कर सकते हैं, आपको ना हो, ईश्वर करे कभी भी आपको ऐसा कुछ ना हो, जिसे होता है वो 3 तरह से इसे फ़ील कर सकता है। क्यूटेनियस यानी कि स्किन के फॉर्म में इन्फेक्शन उसे देखने को मिलेगा, लम्प्स के रूप में, ब्लिस्टर्स के रूप में ये देखने को मिलता है। एंड देन सेकंड अगर बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि उसे जो उसका पूरा एक डाइजेशनल ट्रैक्ट है उसमें भी उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेट में मरोड़े उठेंगे, दर्द उठेंगे। और इनहेलेशनल की बात करें तो उसे सांस लेने में सांसों की कमी फील होगी, ऑक्सीजन कम फील होगा, चेस्ट पेन होगा बहुत ही जोर का। ओके, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म, तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है एंथ्रेक्स का वो है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। बिकॉज एयर टू एयर कोई भी बैक्टीरिया का फैलना बहुत ही ईजी हो जाता है, दैट्स वाई। तो इसका काउच फिर से देख लीजिए, बैसिलस एंथ्रेसिस। कोरोना के आने के बाद किसी भी तरह का आउटब्रेक कहीं अगर आता है किसी भी डिजीज का, तो एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंथ्रेक्स को डायग्नोस कैसे किया जाता है? देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट टू डिटरमाइन एक्सपोजर टू एंथ्रेक्स। बस होता क्या है कि ब्लड में, स्किन लेजियंस में या रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस में लेबोरेटरी में कल्चर टेस्ट के द्वारा या पीसीआर या एलिसा टेस्ट के द्वारा बस ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि बैसिलस एंथ्रेसिस उसमें है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है। स्पेसिफिक एंथ्रेक्स का कोई खास इलाज या खास डायग्नोसिक्स का कोई तरीका तो ऐसा नहीं है। वो सिंपल टेस्ट होता है लेबोरेटरी कल्चर का या पीसीआर का या एलिसा का, और उसी में यहाँ देखा जाता है कि बैसिलस एंथ्रेसिस है भी या नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इट इज़ अवेलेबल एंड इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स सच एज सिप्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन और लेवोफ्लोक्सासिन। इस तरह के मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वैक्सीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर बोथ लाइव स्टॉक्स एंड ह्यूमंस, तो लाइव स्टॉक और ह्यूमंस दोनों के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल रहता है। तो ये एक क्रक्स था जो आपको एंथ्रेक्स के बारे में पता रहना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम का सिलेबस में करंट अफेयर्स भी लिखा हुआ है। ड्रैगन स्नैक हेड फिश। स्टूडेंट्स, 13 दिसंबर के सेशन को अगर रिवाइज करें हम थोड़ा सा, तो हमने ये देखा था कि IUCN ने हर साल की तरह इस साल भी अपने जो रेड डाटा बुक है उसको अपडेट किया है। पिछले साल इसमें 44 स्पेसीज था जो कि थ्रेटेंड था। इस साल इसकी संख्या बढ़कर 46,000 हो गई है। दैट मीन्स 2,000 स्पेसीज आर इंक्रीज्ड। दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट। दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट। पहली बार पूरे दुनिया भर के फ्रेश वाटर फिश का असेसमेंट किया गया है और उसमें केरल के 4 स्पेसीज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से वल्नरेबल है गोलुम स्नैकहेड ड्रैगन फिश, और इंडेंजर्ड में आ जाता है साजिज कैटफिश, अब्दुल कलाम्स ब्लाइंड केव कैटफिश, पेंजियो भुजिया। तो ये एक डाटा है जो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अभी जो हमें एक टॉपिक मिला है स्नैक हेड ड्रैगन फिश उसके बारे में, लेकिन हमें चारों के चारों याद रखना है, साजिज कैटफिश, अब्दुल कलाम्स ब्लाइंड केव कैटफिश, पेंगियो भुजिया एंड स्नैक हेड ड्रैगन फिश। क्योंकि वर्ल्ड में पहली बार ये ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट हुआ है IUCN के द्वारा, और उसमें इंडिया के ये 4 स्पीसीज हैं। तो मे भी आने वाले एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक, ड्रैगन स्नैकहेड फिश। इसका साइंटिफिक नेम है एनिगमचन्ना गोल्लुम, विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द IUCN वल्नरेबल लिस्ट, रेड लिस्ट। तो जब ये IUCN के वल्नरेबल रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है तो हमारे लिए इसके कंजर्वेशन के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। साइंटिस्ट इसे लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ये 120 मिलियन ईयर्स एगो इवॉल्व हुआ था। नो डाउट इसके इवोल्यूशन के बाद इससे इवॉल्व होकर और भी क्रिएचर्स बने होंगे। जो इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है अर्थ पर वो तो हुआ ही होगा, लेकिन ये जो ओरिजिनल स्पेसीज है ये आज भी जीवित है, आज भी
इसका अस्तित्व है, इसका एग्जिस्टेंस है और ये जी रहा है और मेनली फाउंड इन केरला। तो इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है बिकॉज ये 120 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। यही समझ लीजिए कि डायनासोर्स जो हुआ करते थे उनके साथ ये भी हुआ था, लेकिन ये अंडरग्राउंड ही रहा, यानी कि वाटर में ही रहा, अंडर वाटर रहा। और जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था उसमें भी ये ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ था। कुछ इसमें मारे गए होंगे लेकिन ज़्यादा इसमें अफेक्टेड नहीं हुए। तो इसके जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी इसका सेल है, जो भी इसके आर्कियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल प्रूफ मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि इसका इवोल्यूशन 120 मिलियन ईयर से को हुआ था। हैबिटेट की बात करें तो सीन इन वेटलैंड्स एंड नियर बाय पैडी फील्ड्स। तो धान के खेतों के पास ये खूब पाया जाता है। तो जो लोग धान के खेतों खेती करते हैं उन्हें पता होगा कि मिट्टी के अंदर इस तरह से कुछ फिश रहा करते हैं, तो उसमें ये भी है। After the species was identified, it became one of the most wanted items in international aquarium pet trade. तो जैसे ही इस स्पेसीज के बारे में दुनिया भर को लोगों को पता चला था, तो ये एक इंटरनेशनल एक्वेरियम पेट ट्रेड हो गया था। दुनिया भर के लोग इस मछली को ले जाना चाहते थे और अपने एक्वेरियम में रखना चाहते थे, ताकि बच्चों को ये बता पाएँ कि ये 120 मिलियन ईयर से एगो फिश है, देखो। ठीक है, और देखने में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इस कारण से भी इसको ऐसे हम लोगों ने ट्रीट किया। ड्यू टू इट्स ड्रैगन लाइक अपीयरेंस, इट इज़ यूज्ड एज अ गुड लक फिश इन फार ईस्ट कंट्रीज। तो फार ईस्ट कंट्रीज की बात करें अगर, दैट मीन्स चाइना जापान की बात करें, तो वहाँ पर इसका ड्रैगन लाइक अपीयरेंस होने के कारण इसे गुड लक फिश भी कहा जाने लगा। लोग अपने एक्वेरियम में रखते थे। इट इज़ ए सबटेरेनियन फिश हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज एम्बेडेड विद इन ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स। जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक रहता है, बिकॉज पैडी फील्ड्स के पास ये रहते हैं, मेकिंग कंजर्वेशन मेजर्स डिफ़िकल्ट। थ्रेट्स की बात करें तो असेसमेंट ऑल्सो ऑब्जर्व्स द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन द पैडी फील्ड्स एंड द डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एज अदर फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज। तो ये जो स्पेसीज होता है ना, तो धान का जो खेत होता है वो थोड़ा डाउन होता है, इसमें वाटर लगा हुआ रहता है। ये वाटर रिस्क करके यहाँ ज़मीन में आ जाते हैं, तो ज़मीन में कहीं पर इस तरह का एक कैविटी होता है जिसमें कि वाटर स्टोर्ड रहता है। ये फिश जनरली इसी में अपना बोरो बना करके रहते हैं, बिल बना करके ज़मीन के अंदर पानी में रहते हैं। तो देखो, जब धान के खेत में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाएगा ना, तो पानी में वो जहर फैल जाता है और वो जहर के कारण ये फिश जो हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं। इसलिए कंजर्वेशन मेजर्स को लगाना, जो भी रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Protecting wetlands and regulating the use of pesticides and insecticides are among the recommendations, as there has been a decline in the area and quality of habitats। और IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसे शेड्यूल 2 में रखा जाता है। आई होप जो कंसेप्ट चाहिए था आपको ड्रैगन स्नैक हेड फिश के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, वो हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। अमृत टेक्नोलॉजी। आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने मिलकर एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसका नाम रखा गया है अमृत, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी जो होगा ये नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, और इसके थ्रू अगर वाटर को पास कराया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के डिवाइस के थ्रू, तो उस वाटर से आर्सेनिक और जो मेटल आयंस हैं वो प्यूरिफाई हो जाएंगे। दिस वाटर प्यूरिफायर हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज कम्युनिटी लेवल्स। घरेलू यूज के लिए या फिर पूरे कम्युनिटी या फिर पूरे मोहल्ले कह लीजिए, उसके यूज के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। यानी कि ये स्मॉल स्केल से लेकर के बिग स्केल तक इसका यूज होगा। अब आइए देख लेते हैं कि आर्सेनिक है क्या, क्यों इसे साफ करना इतना ज़रूरी है वाटर से। तो देखो, आर्सेनिक एक नेचुरल कंपोनेंट है अर्थ के क्रस्ट का, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इन्वायरमेंट इन द एयर वाटर एंड लैंड। हर जगह आर्सेनिक फैला हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हाईली टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, और ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। इट इज़ in its most stable elemental state, arsenic is a steel gray brittle solid, लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इससे इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल कुछ भी पास नहीं होता है, ब्रिटल होता है। सबसे बड़ी बात कि ये नन मेटल होता है, ओके। लेकिन कुछ फॉर्म्स इसके मेटल लाइक भी होते हैं। इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज ए टॉक्सिक एलिमेंट एंड इज कंसिडर्ड अ ह्यूमन हेल्थ हजार्ड। मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात है ये।
और एक बात आपको बता दूं कि जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज होते हैं, मुझे कहीं ये मिला नहीं, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, बिकॉज आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम फिजिक्स, दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू दैट द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूजेस सिलिकन। आप सबको पता है, ऑन द नेम ऑफ दिस थिंग आई हैव गिवन माय चैनल्स नेम सिलिकन गुरुकुल। तो जितने भी डिवाइसेस हैं, जो भी आप स्क्रीन देख रहे हैं, जो भी आप डिजिटल कुछ यूज कर रहे हैं, वो सब सिलिकन से बना हुआ है। तो सिलिकन के टैबलेट पर आप ये क्लास देख रहे हैं या फ़ोन पर आप ये क्लास देख रहे हैं लैपटॉप पर, तो दैट्स मीन्स सिलिकन गुरुकुल। ये सिलिकन डायरेक्ट काम नहीं करता है, इस सिलिकन में आर्सेनिक या फिर गैलियम या इंडियम या स्टीबियम ऐसे एलिमेंट को मिलाना पड़ता है, तो ही जाकर के सिलिकन काम करने लायक बनता है। तो ही सिलिकन जो डिवाइस में अभी आप देख रहे हैं ना, अपने डिवाइस को ये लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो ये लेक्चर सुनने के लिए आपका डिवाइस तभी काम करेगा जब उसमें सिलिकन एलिमेंट के साथ आर्सेनिक, गैलियम, इंडियम, स्टीबियम कुछ भी मिक्स होया हुआ रहे। अगर मिक्स नहीं होगा तो फिर अकेले सिलिकन काम नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आसपास कितना सारा गैजेट्स है, उन सब में आर्सेनिक है, और यूज करते करते एक दिन जब वो बेकार हो जाएगा, हम उसे यूं ही फेंक देंगे। और जब वो फेंकेंगे तो मिट्टी में उसके आर्सेनिक मिलना शुरू हो जाते हैं, और वही आर्सेनिक जो होता है हमारे लिए बहुत बड़ा खतरे की वजह बनती है। जाकर के अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है, नदी के जल में मिल जाता है, और हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा हजार्ड है। आई होप आर्सेनिक के खतरे को आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, हम इसे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। बिकॉज हमारे यहाँ प्रॉपर मेकानिज़्म नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को कहीं से भी डिकम्पोज किया जाए। ऐसा हमारे पास कोई मेकानिज़्म नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करें आप, या फिर जापान की बात करें, या फिर कम से कम चाइना की भी बात कर लें, तो वहाँ लोगों के अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़त्म हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, वो और उसमें पैसे खर्च करते हैं, और पैसे खर्च करके उसको डिकम्पोज करवाते हैं ठीक से। ठीक है ना, कंपनी आती है, उस फ़ोन को, टैबलेट को, लैपटॉप को ले जाती है, उसका जो भी एलिमेंट होता है उसको सेपरेट करके कुछ इस तरह से उसे डिस्ट्रॉय करती है कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के अवेयरनेस की बहुत कमी है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है हमारे लिए। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग सुधरें। और देखिए, आप कोई भी वेबसाइट, अगर आप एचपी का फ़ोन यूज एचपी का टैबलेट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या फिर सैमसंग का फ़ोन यूज कर रहे हैं, आप उनके वेबसाइट पर जाएंगे और ई वेस्ट करके कुछ ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो क्या होगा कि वो आपको तब एक लिंक देंगे, एक नंबर देंगे, वो नंबर आपको मिल जाता है। तो उस नंबर के साथ आप उस डिवाइस को, जो कि वेस्ट हो चुका है, आप कुरियर कर देंगे, तो सैमसंग वाले के पास ये पहुंच जाएगा। ठीक है, ओप्पो वाले के पास ये पहुंच जाएगा, वो फिर इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसमें उसका फ़ायदा है, क्योंकि उसे जो भी सिलिकॉन चाहिए, आर्सेनिक चाहिए, जो भी प्लास्टिक चाहिए, उन्हें वापस से मिल जाता है। और आपका क्या फ़ायदा है कि आपके आसपास का एरिया क्लीन रह जाएगा, आपके घर के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक नहीं पहुंच पाएगा। ये आपके लिए फ़ायदे की बात है, और उनके फ़ायदा का ये बात है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा खर्च करना होगा, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा, और आपको अपना पैसे लगाकर कुरियर करके अपना डिवाइस इन कंपनी तक पहुंचाने होंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा अवेयरनेस इस वीडियो के थ्रू क्रिएट कर दिया है आपके साथ। तो लॉन्ग टर्म इंटेक ऑफ आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर लीड्स टू आर्सेनिक पॉइजनिंग और आर्सिनोसिस। स्किन कैंसर हो सकता है आर्सेनिक के कारण, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर, ओके, लंग और डिजीज ऑफ स्किन हो सकता है। और थोड़ा अगर ज़्यादा आर्सेनिक मिल जाए ना बॉडी के फूड इंटेक में या फिर वाटर इंटेक में, तो आदमी तुरंत मर भी सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 10 माइक्रोग्राम पर लीटर आर्सेनिक अलाउेबल है। यानी कि इतना आर्सेनिक अगर पानी में जा रहा है तो शायद आदमी को कुछ ना हो। लेकिन इंडिया में, अगर अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में देखें, तो परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन इंडिया इज absence ऑफ एन अल्टरनेटिव सोर्स 0.05 मिलीग्राम, यानी कि 50 माइक्रोग्राम पर लीटर, ऐसा परमिसिबल लिमिट है। और कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा आर्सेनिक वाटर में पाया जाता है। जहाँ से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अररिया बिहार है, और यहाँ पर पूरे बिहार में आर्सेनिक की मात्रा, पूरे बिहार में सबसे अधिक आर्सेनिक की मात्रा वाले डिस्ट्रिक्ट में ये भी इंक्लूडेड है। Also, the technology has been recommended by the erstwhile Standing Committee of the Department of Drinking Water and Sanitation
फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज कंसर्निंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है उसने भी इस टेक्नोलॉजी को रिकमेंड किया है। तो आगे देखते हैं, हमारे बीच भी ये टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, बिकॉज आर्सेनिक कितना हेल्थ हजार्ड है, कितना बड़ा हेल्थ हजार्ड है, अभी हमने डिस्कस किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। Recently, India rejected a statement issued by the OIC on the judgment of the Supreme Court upholding the abrogation of Article 370 that guaranteed special status of Jammu and Kashmir। तो आप सबको पता है कि 11 दिसंबर के दिन 11 दिसंबर 2023 के दिन क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने, जो केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल सही हुआ है, बिकॉज 370 वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन, इसे तो हटना ही था। इस पर जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसने अपना निगेटिव रिएक्शन दिया था। OIC ने यह कहा था कि ये गलत बात है। तो इस पर इंडिया ने अपने स्टेटमेंट द्वारा OIC के उस स्टेटमेंट को बिल्कुल रिजेक्ट किया है। इंडिया ने कहा कि ये इंडिया का अपना इंटरनल मैटर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इन अ स्टेटमेंट। तो अब आइए OIC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन September 1969 अपॉन अ डिसीजन ऑफ द हिस्टोरिक समिट दैट टुक प्लेस इन रबत किंगडम ऑफ मोरक्को ऑन September 25, 1969 as a result of the criminal arson of Al-Aqsa Mosque इन ऑक्यूपाइड जेरूशलम। तो जेरूशलम में अल अक्सा मॉस्क में कुछ क्रिमिनल आर्सन हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन क्रिएट किया गया था। द OIC इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टू इंश्योर एंड सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एरियाज। इस मैप में जो कंट्रीज आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, दोज आर मेंबर स्टेट्स, और ये जो ब्लू कलर है, ओके, दीज आर द ऑब्जर्वर स्टेट्स, एंड द रेड कलर मैप आर सस्पेंडेड स्टेट्स। ये जो आप सस्पेंडेड देख रहे हैं, दिस इज परहैप्स सीरिया। ओके, बात करें अगर इसके टाइप की, तो OIC जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ढेर सारे गवर्नमेंट ने मिलकर यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, लाइक UNO। 57 मेंबर स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स में टोटल पॉपुलेशन हो जाता है 1.81 बिलियन के करीब, या 2 बिलियन आप कह लीजिए। और चार्टर साइन कब हुआ था, तो 25 सितंबर 1969 में। GDP की बात करें अगर पर कैपिटा, तो 19,451 US डॉलर है। सो ये बहुत अधिक है। अगर हम टोटल ये 2 मिलियन पीपल में अगर बांट के देखें तो ये बहुत अधिक है। इंडिया का बात करें तो इंडिया का तो लेस देन $3,000 है, तो ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अरब वर्ल्ड कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हैं, दैट्स वाई। और GDP नॉमिनल की बात करें, अच्छा PPP की बात हुई थी ना, PPP की बात हुई थी, तब तो फिर लेस देन 7 या 8,000, लेस देन 8,000 है इंडिया का। इंडिया से कंपेयर करो तो भी बहुत अच्छा है अभी भी, अगर PPP पे बात करें। और ये 3,000 मैंने लिखा था, लेस देन 3,000, ये बात कर रहा था मैं नॉमिनल की। तो इंडिया का तो लेस देन 3,000 है, करीब वही 2,200 या 2,300 है। तो उस हिसाब से भी, नॉमिनल के हिसाब से भी यहाँ 9,361 है। और PPP बेसिस पर भी बात करूँ तो लेस देन 8,000 US डॉलर है। तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिकली। So this was the crux of the news. European Free Trade Association EFTA, Switzerland's ambassador to India, recently expressed optimism that the crucial European Free Trade Association EFTA deal with the country will be wrapped up before the 2024 general elections. तो अभी स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसडर और स्विट्ज़रलैंड का जो इकोनॉमिक सेक्रेटरी है, यानी कि फिनेंस मिनिस्टर के इक्विवेलेंट का जो पोस्ट होता है, वो हैं हेलेन बुडलिगर एर्टिएडा। वो यहाँ हैं बैठी हुई। और इस तरफ जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ही इज़ जैन क्रिश्चियन वेस्टर, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ नॉर्वे। तो ये राइट साइड में है। बीच में तो आप सब जानते हैं, ही इज़ पीयूष गोयल, जो अभी कई सारे मिनिस्ट्री के चार्ज में हैं। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी, अभी इतने सारे मिनिस्ट्री के चार्ज में ये हैं। और भारत के तरफ से डेलीगेशन को यही रिप्रेजेंट कर रहे थे। और
ये जो EFTA के डेलीगेशंस हैं उनमें ये जो स्विस स्टेट सेक्रेटरी और नॉर्वे के ये मिनिस्टर ये आए हुए थे। तो दिल्ली में ये 12 एंड 13 दिसंबर को ये नेगोशिएशन चला और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है, देयर इज एन ऑप्टिमिज्म दैट 2024 जनरल इलेक्शन से पहले ही कुछ डील रैप अप हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें, ये सारे डिटेल तो मैंने आपको दे ही दिए, तो वो यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करके दिया गया है। तो 12 एंड 13 दिसंबर वाज द डेट्स व्हेन सच नेगोशिएशंस हैपेंड। थोड़ा सा अगर देखें हम EFTA आखिर है क्या, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तुरंत हमने OIC की बात की थी, कुछ उसी तरह का यहाँ भी है, लेकिन ये ट्रेड के लिए डेडिकेटेड है। इस्टेब्लिश्ड इन 1960 बाय स्टॉकहोम कन्वेंशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट्स फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर विद इन यूरोप एंड ग्लोबली। तो यूरोप के भीतर और ग्लोबली भी फ्री ट्रेड को प्रमोट करना इनका एक गोल है अपने मेंबर्स के बीच में। इसके 4 मेंबर हैं: आइसलैंड, लिechtenstein, Norway, and Switzerland. The EFTA members are all open, competitive economies committed to the progressive liberalization of trade in the multinational arena as well as in free trade agreements. तो इनका ये गोल है कि ये जो 4 कंट्री हैं इनके बीच तो फ्री ट्रेड हो ही, पूरे वर्ल्ड में भी इनका एक ट्रेड के साथ ट्रेड के लिए ठीक ठाक एग्रीमेंट हर जगह हो और उस तरह से ये ट्रेड कर सकें। अभी अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें हम, तो ओवर 60 कंट्रीज़ के साथ इनका डील है और फ्री ट्रेड एरिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा ये अपना काम कर रहे हैं। और EU में भी है, यूरोपियन यूनियन में भी है। इन कंट्रास्ट टू द यूरोपियन यूनियन, अगर हम कहें कि ये तो यूरोपियन यूनियन जैसा ही हो गया, नहीं, ये यूरोपियन यूनियन जैसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन में क्या है कि जो कस्टम ड्यूटी होगा या जो भी कुछ होगा, पूरा यूनियन एक बार तय करेगा और सारे कंट्री को मानना होगा वो बात। लेकिन EFTA में क्या है कि जो मेंबर्स हैं वो अपना टैरिफ या फिर जो भी अपना फॉरेन ट्रेड मेजर्स है वो नॉन EFTA स्टेट्स के लिए लेने के लिए फ्री है। देखो, EFTA के जो 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड, ये 4 मेंबर तो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगा। किसी तरह का टैरिफ कुछ भी नहीं लगेगा इन चारों के बीच में। एक कंट्री के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ से सामान लेकर आएंगे, इस कंट्री में यहाँ आकर बेचेंगे और उन्हें किसी तरह का कोई टैरिफ वैरिफ नहीं देना है। और वाइस वर्सा, कंट्री ए का भी प्रोडक्ट जाके बी में बिकेगा और बी का भी प्रोडक्ट आकर के ए में बिकेगा, तो ये वाइस वर्सा चलेगा। लेकिन दूसरा कोई भी कंट्री अगर आकर नॉर्वे में कोई सामान बेच रहा है, तो नॉर्वे वाले उस कंट्री पर कितना टैक्स लगाएंगे और किस कंट्री के लिए क्या मेजर अपनाएंगे, इसके लिए नॉर्वे फ्री है। दिस इज़ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूनिक स्पेसिफिकेशन। USP जो है इस FTA का, EFTA का, वो यही है कि यहाँ पर जो मेंबर स्टेट्स हैं वो नॉन EFTA स्टेट्स के लिए कोई भी ट्रेड मेजर लेने में फ्री हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूरोपियन यूनियन में एक बार इसके पार्लियामेंट में अगर डिसाइड हो गया कि अमेरिकन गुड्स पर हम 30% का टैरिफ लगाएंगे, तो बस सारे के सारे मेंबर उस पर 30% का टैक्स लगाएंगे। तो इस तरह का इनका यूनियन है, बट EFTA इज नॉट लाइक दैट। एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फ्री ट्रेड बिटवीन EFTA कंट्रीज। EFTA का पार्टिसिपेशन हो सके यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में, जो कि यूरोपियन यूनियन का ही एक पार्ट है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, तो उसमें इसका पार्टिसिपेशन है। EFTA का पार्टिसिपेशन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में है। ओके, लेकिन ये जो इकोनॉमिक एरिया है इसमें स्विट्जरलैंड नहीं आता है, ये याद रखना हमेशा। EFTA वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना। तो EFTA ने वर्ल्ड वाइड करीब 60 कंट्रीज के साथ अपना एक ट्रेड एग्रीमेंट करके रखा है, तो उसको भी मैनेज करना इस एसोसिएशन का काम है। यानी कि EFTA का काम ये भी है कि जो 60 कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसको मैनेज करना। सो दिस वाज द न्यूज अबाउट EFTA। आई होप द थिंग्स आर क्लियर और एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हैं। EFTA से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, अगर ये डील फाइनल होता है तो भी, और नहीं भी होता है तो भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर द 4 मेंबर स्टेट्स ऑफ EFTA: आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1960 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तेराई एक लैंड फीचर है। देखो, ये एक लो लैंड बेल्ट ऑफ फ्लैट एलुवियल लैंड है जो कि नेपाल इंडिया के अलोंग स्ट्रेच करता है।
अगर इसे मैप में देखें तो ये कुछ इस तरह का रीजन कहा जाएगा कि ये जो रीजन है बेल्ट के जैसा, जो कि इस तरह से पूरा हिमालय के साउथ में, ठीक है, हिमालय के साउथ में जो लाई करता है, दिस इज कॉल्ड तराई। ये फ्लैट लैंड होता है, एलुवियल प्लेन होता है, और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है इसकी। यूपी, बिहार, उत्तराखंड और आगे थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का हिस्सा, ये सब तराई में आता है। तो तराई का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, तराई रीजन में ही एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, नियर जागेश्वर धाम। वहाँ 6000 फीट के एलिवेशन पर एक टाइगर स्पॉट किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ख्याल से। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज। जो कॉर्बेट पार्क है, नियर कॉर्बेट पार्क, टाइगर्स ओकेजनली स्पॉट हो जाते हैं, लेकिन इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन 6000 फीट के हाइट पर शौकिया थल में टाइगर को स्पॉट किया गया। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि इंडिया इज सेट टू लॉन्च व्योम मित्र, अ फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट, इन टू स्पेस एज पार्ट ऑफ एम्बिशियस गगनयान प्रोजेक्ट। इंडिया बहुत ही जल्द एक फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है व्योम मित्र, यहाँ आप देख सकते हैं, इन्हें स्पेस के गगनयान प्रोजेक्ट के लिए भेजा जाएगा स्पेस में। देखो, गगनयान प्रोजेक्ट जो है वो इसरो का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जहां 400 किलोमीटर के हाइट पर, के एल्टीट्यूड पर 3 ह्यूमंस को 3 डे मिशन पर भेजा जाएगा और उन्हें फिर सेफली वापस अर्थ में लाया भी जाएगा, अर्थ पर लाया भी जाएगा। लॉन्च व्हीकल यूज हो रहा है मैक 3, LV-M3 या GSLV मैक 3 भी इसका नाम है, जिसने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली स्पेस में पहुंचाया था। उसी व्हीकल का यूज, उसी लॉन्च व्हीकल का यूज यहाँ गगनयान मिशन के लिए भी किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग अभी बेंगलुरु में चल रही है, जिसके द्वारा उनको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की तरह रह पाएँ। तो ये अच्छे से चल रहा है। 3 दिनों के लिए उन्हें वहाँ रहना है, और 3 ह्यूमंस के जाने से पहले व्योम मित्र को भेजा जाएगा, जो कि अनक्रूड होगा। ये अकेले जाएंगी और इनमें सारी सेंसेस लगभग लगभग ह्यूमन के जैसा, ऑलमोस्ट ह्यूमन के जैसा इसमें बिल्डअप किया गया है। तो ये हर कुछ सेंस कर सकती हैं, और अगर ये टॉलरेट कर लेती हैं, ये सक्सेसफुल हो जाता है इनका जाना, देन ह्यूमंस विल ऑल्सो गो। और ये हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है, क्योंकि इनके पास लेग्स नहीं है। हाउएवर शी कैन बेंड फॉरवर्ड एंड साइडवेज। तो ये सारे के सारे जो भी झटके होते हैं, जो भी शॉक्स होते हैं, उनको ये अच्छे से सह सकती है। जैसे ह्यूमन सह सकता है, वैसे सब कुछ ये भी कर सकती है। और सारी इन्फॉर्मेशन ये देंगी जब ये जाएंगी। इन्हें 2020 से बनाना शुरू किया गया था, एंड नाउ इट इज़ रेडी टू बी सेंट टू स्पेस। फीचर्स क्या है व्योम मित्र का? द AI इनेबल्ड रोबोट विच कैन विद स्टैंड वाइब्रेशंस एंड शॉक्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। फेशियल एक्सप्रेशन है इसमें, स्पीच है, साइट कैपेबिलिटीज है, और रिजेंबल टू अ ह्यूमन बी आई है। इट इज इक्विप्ड with the capability to monitor module parameters, issue alerts, and execute life support operations. It can perform tasks such as operating switch panels and serving as a companion to astronauts, engaging in conservations, recognizing them, and responding to their inquiries. तो बहुत ही गजब का ये रोबोट है, और गगनयान मिशन भी इसरो का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लोक अदालत डिस्पोज्ड ऑफ ओवर 2.5 लाख डिस्प्यूट्स इन अ डे। एक दिन में लोक अदालत के द्वारा 2.5 लाख डिस्प्यूट को डिस्पोज किया गया। द नेशनल लोक अदालत ऑन December 9, organized by Karnataka State Legal Service Authority, disposed of 2,24,080 pending cases, the authority said on Tuesday. तो याद रखना, ये जो नेशनल लोक अदालत है, ये पूरे कर्नाटका स्टेट में हर कोर्ट में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, और सारे कोर्ट ने December 9 के दिन टोटल 2,24,080 पेंडिंग केसेस को सॉल्व किया, डिस्पोज किया। लोक अदालत इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। अल्टरनेटिव का मतलब यहाँ ये है कि एक तो आप जान रहे हैं कि सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये तो एक फॉर्मल सिस्टम है। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है ADRM, जिसे लोक अदालत कहा जाता है। इंडिया में और भी ADRM है, जैसे आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है। तो वो एक अलग वो अलग चीज़ें हैं। यहाँ लोक अदालत की बात चल रही है। तो लोक अदालत जो इस्टेब्लिश हुआ था
अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और 2015 से नेशनल लोक अदालत इस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है। दिसंबर 9 को जो ये अदालत ऑर्गेनाइज हुआ था, लोक अदालत, ये कर्नाटका के पूरे स्टेट में, एंटायर स्टेट में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ADRM इन्वॉल्व्स वेरियस मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। तो जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है, मैंने अभी तुरंत बताया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, वो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है। तो उसके बाहर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का एक दूसरा तरीका को कहा जाता है ADRM, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। और ऐसे और भी हैं इंडिया में, लाइक आर्बिट्रेशन, मेडिएशन एंड कंसिलिएशन। दे हैव प्लेड की रोल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी के बर्डन को कम करने में इस लोक अदालत ने बहुत ही बड़ा रोल अपना निभाया है, या फिर जितने भी ADRMs हैं सब ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज दे आर स्पीडी, चीपर एंड मोर एमिकेबल अप्रोच टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अगर टायर्स की बात करें कितने स्तर पर ये इस तरह से संगठित होता है, तो नेशनल लोक अदालत है, स्टेट अथॉरिटी लेवल है, हाई कोर्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल है एंड तालुक लेवल भी ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेशनल लेवल लोक अदालत आर हेल्ड फॉर एट रेगुलर इंटरवल्स, वेयर ऑन ए सिंगल डे लोक अदालत आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो डिस्प्यूट्स केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ और एट प्री लिटिगेशन स्टेट। तो या तो प्री लिटिगेशन स्टेज में है या फिर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केस पेंडिंग में है, तो ये लोक अदालत में यहाँ पर विवाद को सुलझाया जा सकता है। नेचर ऑफ केसेस: सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट, पार्टीशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स। पावर क्या है, तो हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CRPC, सॉरी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ओके, 1908। तो उसके ये कोड के अंदर सिविल कोर्ट को जितना पावर होता है उतना एक लोक अदालत को पावर होता है, सेम पावर होता है। डिसीजंस अवार्ड आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज, नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट दिस अवार्ड। तो इतना पावरफुल होता है ये लोक अदालत। इंडियाज कोल प्लांट्स, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन कंट्रोल। रिसेंटली एक एनालिसिस किया गया है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA के द्वारा एक रिसर्च किया गया है। CREA क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। CREA एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विच फोकस ऑन रिवीलिंग द ट्रेंड्स, कॉजेज एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स एज वेल एज द सॉल्यूशंस टू एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का क्या काउज है और क्या ट्रेंड चल रहा है और उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसका पूरा स्टडी करने के लिए ये CREA एक डेडिकेटेड बॉडी है, डेडिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट है। इट यूजेस साइंटिफिक डाटा, रिसर्च एंड एविडेंस टू सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, कंपनीज एंड कैंपेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड, जिससे कि वो अपने जो भी कंपनी, गवर्नमेंट है, वो क्लीन एनर्जी की तरफ अपना सही एफर्ट लगा पाए। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है बहुत ही पोटेंट पॉल्यूटिव गैस होता है। ये फॉसिल फ्यूल के जलने से आता है, एज वेल एज वॉल्केनोज के भी इरप्शन से जो SO2 है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसके हेल्थ इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को बढ़ाता है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन कर देता है। इसके अलावा जो ब्रेन का प्रॉब्लम है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे वेरियस इसके प्रॉब्लम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं, जितने भी क्रिएचर्स हैं वर्ल्ड में, सबको ये इफ़ेक्ट करता है। और इसी के कारण एसिड रेन भी होता है, जो अम्लीय वर्षा हिंदी में कहा जाता है, एसिड रेन, यही सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। और इसे अगर कम करना है तो जो भी इंडस्ट्री है उसे एक टेक्नोलॉजी का यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD। तो मैं FGD कहूँगा तो आपको समझना है कि ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है। अब आइए बात करते हैं हमारे जो रिसेंट न्यूज़ है उसके बारे में। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पहले से ही कि हर इंडस्ट्री को, हर पावर प्लांट को FGD लगा लेना है, यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी हर पावर प्लांट को लगा लेना है। लेकिन CREA के स्टडी में यह पाया गया कि सिर्फ 8% जो इंडिया के टोटल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में से केवल 8% ऐसे पावर प्लांट हैं जहां पर FGD लगाया गया है अब तक।
और बाकी के 92% जो पावर प्लांट्स हैं जो कि फॉसिल फ्यूल पर चल रहे हैं, उन्होंने अब तक में एफजीडी नहीं लगाया है। ये सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही है, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है वहाँ का भी यही हाल है। अकॉर्डिंग टू 2019 डाटा, ग्रीन पीस स्टडी ने यह बताया था कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ SO2 इन द वर्ल्ड। की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी अगर देखें हम, ये CREA ने क्या स्टडी किया है कि 92% ऑफ द कंट्रीज कोल पावर प्लांट्स फंक्शन विदाउट FGDs। ओके, only a combined capacity of 16.5 gigawatts of coal plants have installed FGDs and circulating fluidized bed combustion boilers equivalent to 5.9 gigawatt across India। तो यही 16.5 और 5.9 गीगावाट का जो पावर प्रोडक्शन होता है कोल से, इसके लिए थोड़ा सा कुछ मैनेजमेंट किया गया है। ओके, अब बात करते हैं MOEFCC ने इंट्रोड्यूस किया था 2015 में, एक रेगुलेशन लेकर आया था MOEFCC फॉर पार्टिकुलेट मैटर्स, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड एंड मरकरी एमिशंस। द डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड 4 टाइम्स, 4 बार इसके डेडलाइन को बढ़ाया गया इन दिल्ली एंड द नेशनल कैपिटल रीजन एंड 3 टाइम्स फॉर मोस्ट अदर यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री। इंडियाज एनर्जी जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी स्टैंड्स एट 425 गीगावाट। तो 425 में अब तक में जो ट्रीटमेंट है वो कितने पर हुआ है, मात्र 20 या 22 पर हुआ है। 22 गीगावाट पर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ है, FGD इंस्टॉल किया गया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द आउट ऑफ 425 ओनली 25 भी मान लें तो बस उतना पर ही काम हुआ है। अदरवाइज 400 आज भी SO2 एमिशन एकदम जम के कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही बड़ा हेल्थ हजार्ड पूरे इंडिया में देखने को मिलता है। द थर्मल सेक्टर होल्ड्स अ प्रीडोमिनेंट पोजीशन विद इन द ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी encompassing coal 48.6%, gas 5.9%, lignite 1.6%। तो इस तरह से यहाँ पर काम होता है। हालांकि लिग्नाइट भी कोल का ही एक फॉर्म है। तो कोल के बहुत सारे फॉर्म हैं, जिसमें कि लिग्नाइट आपको राजस्थान, लखीमपुर, असम एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। और बिटुमिनस की बात करें तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और इंडिया में ज़्यादातर जो मैक्सिमम कोल यूज होता है इंडिया में, वो बिटुमिनस ही यूज होता है, बिकॉज झारखंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोल का और वहाँ पर आपको बिटुमिनस ही देखने को मिलता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा फॉर्म होता है कोल का, बहुत ही हार्ड होता है, बट इट इज़ फाउंड इन ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, और उसका जो एक्सकेवेशन है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसका यूज उतना नहीं होता है। अदरवाइज आप थोड़ा सा अगर नॉलेज लेना चाहें तो इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट, तो एंथ्रासाइट में हीट बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ही जलने पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और पीट में बहुत ज़्यादा जलेगा, धुआं बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन जो हीट है बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से इसकी एक क्लासिफिकेशन है। कैटेगराइजेशन ऑफ पावर प्लांट्स फॉर इंस्टॉलिंग FGD। तो इन 2021 द MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिवाइडेड द कैटेगरी ऑफ कोल पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफी टू इन्फोर्स डेडलाइन। कैटेगरी ए को माना गया है डिमार्केटेड टू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन एंड ऑफ सिटीज़ विद अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन। जितने भी सिटी हैं जहाँ पर मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो भी पावर प्लांट है उनको कैटेगरी ए में रखा गया है। कैटेगरी बी उनको कहा गया है विद इन ए 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज एंड नॉन अटेनमेंट सिटीज़। और कैटेगरी सी में रखा गया द रिमेनिंग प्लांट्स थ्रू आउट द कंट्री। द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पावर प्लांट्स बिलोंग टू कैटेगरी सी विद द लॉन्गेस्ट डेडलाइंस। और डेडलाइन की बात करें तो कैटेगरी ए के लिए बहुत ही नियरेस्ट डेडलाइन रखा गया था, कैटेगरी बी के लिए थोड़ा ज़्यादा लेट से, थोड़ा अधिक लेट भी कर दें आप तो चलेगा, और कैटेगरी सी के लिए सबसे लंबा डेडलाइन रखा गया था कि आपको FGD इंस्टॉल कर लेना है इस डेट के अंदर, जिस डेट को अब तक में कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज अब तक भी इसमें FGD इंस्टॉल करने में फेल रहे हैं। टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस SO2 इमिशंस की बात करें तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि एक प्रोसेस होता है रिमूविंग सल्फर कंपाउंड्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट एमिशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्ड पावर स्टेशंस। दिस इज डन थ्रू द एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेंट्स which can remove up to 95% of the sulfur dioxide from the flue gas. Flue gas is the material emitted when fossil gas such as coal, oil, natural gas or wood are burned or heat or power.
सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन जो है CFBC boiler is an environment friendly power facility to reduce the discharge of pollutants. Okay, so this was the topic for the day. So if you enjoyed any part of the session then please tap on the like button, और किसी भी पार्ट से अगर अनसेटिस्फाइड हो तो प्लीज़ कमेंट, आई विल वेलकम ऑल दैट। और शेयर और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।